Hello friends, welcome to Crack Next, a step towards free education for all. And today we are going to discuss the chapter Executive. तो जैसा कि हम जानते हैं हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट हैं जिसमें हमारा कुछ है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे एग्जीक्यूटिव को और आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे अबाउट लेजिस्लेचर एंड देन जुडिशरी। तो ये जो हमारा चैप्टर है एग्जीक्यूटिव, इसमें कुछ टॉपिक्स आ रहे हैं। जैसे हमारा टॉपिक्स कौन कौन सा है, एग्जीक्यूटिव क्या है, उसके फंक्शन, टाइप्स, पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव क्या होता है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड लास्ट परमानेंट एग्जीक्यूटिव दैट इज ब्यूरोक्रेसी। तो इन सारे टॉपिक्स को आज के हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने हमारे जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनको कुछ पावर्स दिया है और उस पावर को सेपरेट कर दिया है ताकि हमारा जो फेडरलिज्म का एक मॉडल हो वो प्रिपेयर्ड रहे। तो उसमें आता है हमारा लेजिस्लेचर, जिसका फंक्शन है कि वो लॉ को बनाए। लेजिस्लेचर मेक्स द लॉ और इन लॉ को इम्प्लीमेंट करवाने का काम है हमारा एग्जीक्यूटिव का, टू इम्प्लीमेंट द लॉ। और अगर इन लॉज में कुछ दिक्कत होती है तो वो है जुडिशरी का काम, जो कि उसको न्याय दिलाएगा, और जुडिशरी का काम है टू इंटरप्रेट द लॉ। और ये हमारा साइकिल चलता है, नीड्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द सोसाइटी के अकॉर्डिंग न्यू लॉ बनाए जाते हैं, उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है और उसको इंटरप्रेट किया जाता है। तो ये एज पर द सेपरेशन ऑफ पावर है हमारे गवर्नमेंट का। तो चलिए अब हम समझते हैं कि एग्जीक्यूटिव होता क्या है। तो ये जो एग्जीक्यूटिव है हमारे देश को चलाने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायर्स अ बॉडी एट द टॉप दैट विल टेक पॉलिसी डिसीजंस, जो पॉलिसी के डिसीजंस को लेगा और बड़े डिसीजंस को लेगा और सुपरवाइज भी करेगा। साथ ही साथ वो कोऑर्डिनेट करेगा एडमिनिस्ट्रेशन के पूरे फंक्शनिंग के साथ, ताकि जो एक हमारा एक वेल मशीनरी जो है हमारा एक स्टेट का वो फंक्शन करता रहे। और द ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट दैट प्राइमरली लुक्स आफ्टर द फंक्शन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इम्प्लीमेंट जो हमारे लॉज बनाए गए हैं बाय द लेजिस्लेचर उनका इम्प्लीमेंटेशन, और एडमिनिस्ट्रेशन कि वो सही से हो रहा है या नहीं, उसको हम क्या बोलते हैं, वो हमारा एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। ठीक है, ये हमारे एग्जीक्यूटिव के कुछ डेफिनेशन है और हम इसे समझ सकते हैं कि व्हाट इज़ एन एग्जीक्यूटिव। ठीक है, अब देखिए उसके हम प्रिंसिपल फंक्शन समझते हैं कि एग्जीक्यूटिव तो वो है जो हमारे गवर्निंग बॉडी में हेल्प करता है, सारे जो फंक्शंस हैं जो हमारे लॉज बने हुए हैं उनको वो इम्प्लीमेंट कराता है। लेकिन उसके फंक्शंस क्या हैं, तो एग्जीक्यूटिव इज़ द ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज एंड पॉलिसी। जिनको लेजिस्लेचर ने बनाया है उन सारे लॉज और पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन कराना एग्जीक्यूटिव का फंक्शन है। और एग्जीक्यूटिव इज़ ऑफन इन्वॉल्व इन फ्रेमिंग ऑफ पॉलिसी, वो कभी कभार पॉलिसी को फ्रेम में भी हेल्प करता है, जो कि हमारे आगे जो चैप्टर आएंगे, जो आगे हमारे स्लाइड्स आएंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे। फिर है फंक्शन कि द प्रिंसिपल द ऑफिशियल डेजिग्नेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। डिफरेंट कंट्री में जो डेजिग्नेशन होता है एग्जीक्यूटिव का, जो नॉमिनल हेड है वो वेरी करते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में। कहीं पे प्रेसिडेंट होता है और कहीं पे चांसलर होते हैं। हमारे यहाँ इंडिया में प्रेसिडेंट होते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव हेड। और द एग्जीक्यूटिव ब्रांच इज़ नॉट जस्ट अबाउट प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स। बस जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है वो हमारा प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और जो मिनिस्टर हैं उसके तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी भी हैं जो कि हमारे सिविल सर्वेंट्स आते हैं ना। और जो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट हैं और उनके मिनिस्टर हैं उनकी ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो गवर्नमेंट के पॉलिसी हैं उनको वो अच्छे से इम्प्लीमेंट कराएं। और ये जो हमारा ये जो पूरा एक ऑर्गन हुआ उन्हें हम क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। ठीक है, और दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। और ये तो हमारा एक लार्ज स्केल पे एडमिनिस्ट्रेशन होता है जबकि होता है जिन्हें हम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहते हैं। और जो हमारे डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव, जैसे हमारे सिविल सर्वेंट्स आते हैं इसमें। ठीक है, अब यहाँ तक हमने देखा कि डिफरेंट फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव है, जिसमें कुछ हमारे 5 से 6 फंक्शंस हैं। आप इन्हें देख लीजिएगा और इसमें अगर कोई परेशानी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब जो हमारा अभी हमने जस्ट देखा था कि डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट टाइप के एग्जीक्यूटिव होते हैं, तो उनके कुछ डिफरेंट टाइप्स हम अभी देख लेते हैं। तो यूएसए में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। अभी हम आगे के स्लाइड में प्रेसिडेंशियल, पार्लियामेंट्री और सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम को डिस्कस करेंगे। तो यूएसए में जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है इसमें एग्जीक्यूटिव पावर किसके हाथ में है, प्रेसिडेंट के हाथ में है।
जबकि कनाडा में एक मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। मोनार्की मतलब जो स्टेट जो गवर्नमेंट है उनको कौन देखते हैं, आइदर किंग और क्वीन। तो इसमें क्वीन जो है एलिजाबेथ टू, वो इनमें अभी जो है वो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसके अकॉर्डिंग ये अभी मोनार्की में है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में। और फॉर्मल चीफ ऑफ द स्टेट एंड द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। प्राइम मिनिस्टर कौन सा होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। वाइल ये क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कौन से हैं यहाँ पे, फॉर्मल हेड जो है वो है क्वीन एलिजाबेथ। ये था हमारा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो कनाडा में है। फ्रांस में क्या है, बोथ प्रेसिडेंशियल एंड प्राइम मिनिस्टर आर द पार्ट ऑफ सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। प्रेसिडेंट भी हैं और प्राइम मिनिस्टर भी हैं। द प्रेसिडेंट क्या करते हैं, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं एज वेल एज मिनिस्टर्स को भी, बट वो उनको डिसमिस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं, वो पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब देखिए जापान में कैसा है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। इटली में पार्लियामेंट्री सिस्टम है। रशिया में सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। और जर्मनी में पार्लियामेंट्री सिस्टम है। अब हम लोग देखते हैं ये जो पार्लियामेंट्री है हमारा, सेमी प्रेसिडेंशियल है, और जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है ये होता क्या है। जैसे देखिए आप यहाँ जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है इसमें प्रेसिडेंट क्या होता है, वो हेड ऑफ द स्टेट होता है एज वेल एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होता है। वो स्टेट का भी हेड है और गवर्नमेंट का भी है। वो पूरा वो नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट ही है। और इस सिस्टम में जो ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट होता है वो बहुत पावरफुल होता है। बहुत पावरफुल होता है क्यों, क्योंकि जो गवर्नमेंट है एज वेल एज जो स्टेट है वो पूरे उसी के अंडर में है। और ये बस कहने की बात नहीं है, बोथ इन द थ्योरी एंड प्रैक्टिस। जो लॉज हैं उनको इम्प्लीमेंटेशन भी वो पावरफुल तरीके से वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में वो इम्प्लीमेंट होता है। जबकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या है, प्राइम मिनिस्टर जो है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। गवर्नमेंट का हेड जो है वो कौन हो जाता है, हमारा प्राइम मिनिस्टर। और मोस्ट पार्लियामेंट्री सिस्टम में ऐसा क्या होता है कि प्रेसिडेंट और अ मोनार्क, मोनार्क मतलब अभी हमने देखा था कि जो गवर्नमेंट है उसको कोई किंग या क्वीन करे, हु इज़ द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। तो मोस्ट पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि प्रेसिडेंट या फिर वो जो किंग और क्वीन है वो नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट हो जाते हैं। और ऐसा सिस्टम कौन सा होता है, हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब देखिए सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों होते हैं, बट जैसे कि हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम में होता है कि प्रेसिडेंट कुछ अपने डे टू डे पावर्स को यूज़ करता है, वैसा कुछ है कि सेमी प्रेसिडेंशियल में है दोनों हेड रहेंगे, लेकिन सबकी अपनी अपनी कुछ ज्यूरिसडिक्शन है, कुछ अपना अपना रेंज है, कुछ अपने अपने सेपरेशन ऑफ पावर है, उसके अकॉर्डिंग वो काम करेंगे। ठीक है, ये हमारे कुछ 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है, सिस्टम है। अब देखिए प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है, एक इंडिविजुअल लीडर होता है जो कि स्टेट एज वेल एज किसका, गवर्नमेंट का हेड होता है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एज वेल एज गवर्नमेंट, और ये डायरेक्ट इलेक्ट किए जाते हैं पीपल के द्वारा। और ये अकाउंटेबल होते हैं किसके लिए, लेजिस्लेचर के लिए। ये अकाउंटेबल हो जाते हैं लेजिस्लेचर के लिए। अब देखिए पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या है, एक कलेक्टिव लीडरशिप दिखता है हमें, किन का, दोनों का। ठीक है, जिसमें हेड ऑफ द गवर्नमेंट इस कौन हो जाते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर। और लीडरशिप किन का होता है, जो पार्टी होती है ना, जो लेजिस्लेचर में जिनको मेजॉरिटी पार्टी का जिनको वोट मिलता है, जो हमारे यहाँ लोकसभा में होता है, उसे क्या बोलते हैं हम, ये हमारा विनिंग पार्टी हो जाता है। और ये अकाउंटेबल किसके लिए होता है, ये लेजिस्लेचर को अकाउंटेबल होगा। इसकी जवाबदेही किसको जाएगी, लेजिस्लेटिव को। इसमें क्या होता है, सेमी प्रेसिडेंशियल में इसमें भी कलेक्टिव लीडरशिप होता है दोनों ऑर्गन्स का। और प्रेसिडेंट कौन होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट। प्रेसिडेंट हो जाते हैं हेड ऑफ द स्टेट, नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। और प्राइम मिनिस्टर क्या हो जाते हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल आर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। प्राइम मिनिस्टर और इनके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो टोटली होते हैं लेजिस्लेचर को अकाउंटेबल। उनकी जवाबदेही, उनके वर्किंग और फंक्शन में अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कुछ दिक्कतें हैं, तो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। किनके लिए भाई, लेजिस्लेचर के लिए। चलिए ठीक है, अब हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इंडिया में है उसे हम समझते हैं कि ये क्या होता है। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम देयर इज़ अ प्रेसिडेंट हु इज़ द फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट। तो प्रेसिडेंट क्या है, फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट ऑफ द इंडिया है। और प्राइम मिनिस्टर और जो उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट को रन करते हैं। कहाँ पे, नेशनल लेवल में। जैसे हमारे यहाँ है सेंट्रल लेवल पे है ना, हमारे प्रेसिडेंट भी हैं और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और इनके कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं जो कि साथ में गवर्नमेंट को रन करने में हेल्प करते हैं। जबकि स्टेट लेवल में क्या होता है, एग्जीक्यूटिव किसके हाथ में रहता है, हमारे गवर्नर। और चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हमारे स्टेट का लेवल पे है उनको वो गवर्न करते हैं। ठीक है,
ये इंडिया के पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव सिस्टम का कुछ एग्जाम्पल है। तो और क्या है ये, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इज दैट एग्जीक्यूटिव इज रूटीनली अंडर द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ द लेजिस्लेचर। अगर इसमें कुछ दिक्कत होती है, अगर इनके फंक्शनिंग में कुछ कहीं प्रॉब्लम है या कुछ दिक्कतें हैं या कुछ लूप होल्स हैं, तो उनको कौन कंट्रोल और सुपरवाइज करता है, लेजिस्लेचर। और जब हम अपना चैप्टर लेजिस्लेटिव आगे पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि कैसे लेजिस्लेटिव जो है वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है और एक चेक एंड बैलेंस का सिस्टम आपस में मेंटेन किया हुआ रहता है। ठीक है, अब देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एग्जीक्यूटिव का हमारा एक मेजर पार्ट है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 5 ईयर के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। और हमने पिछले चैप्टर में हमारा जो इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा था कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो इसमें प्रेसिडेंट क्या होते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। और ये क्या होते हैं, ऑर्डिनरी सिटीजन्स के थ्रू नहीं होते हैं इलेक्ट, इन्हें एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली करते हैं थ्रू इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है, ये इलेक्ट करते हैं। और इलेक्शन का सिस्टम जो होता है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू होता है। तो जो हमारा पहले का प्रीवियस वीडियो था जिसमें हमने इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन देखा था, उसमें हमने कहा था कि जब हम आगे एग्जीक्यूटिव चैप्टर पढ़ेंगे तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट को समझेंगे। जबकि हमने जो पीआर सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम था, उसे हमने पिछले चैप्टर में ये समझ लिया है। चलिए फिर से बता देती हूँ कि ये जो पीआर सिस्टम होता है उसमें नंबर ऑफ वोट्स के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ सीट्स दी जाती हैं कैंडिडेट्स को, और जो एफपीटीपी सिस्टम में जो लूप होल्स थे उनको इससे चेक कर दिया जाता है। चलिए इसको हम समझेंगे, आगे के जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है उसमें हम समझेंगे कि ये क्या क्या होता है। और प्रेसिडेंट का एक वाइड रेंज का एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियरी और इमरजेंसी पावर होता है। इसमें न्यूमरस ऑफ पावर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिए जाते हैं। ठीक है, ये भी हम समझेंगे। और क्या होता है, प्रेसिडेंट क्या होते हैं, वो फॉर्मल हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। ठीक है, और इनको प्रेसिडेंट हैज़ द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ऑल द इम्पॉर्टेंट मैटर्स एंड डिलिबरेशंस। जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, मैटर्स हैं, डिलिबरेशंस हैं, जो भी डील्स हो रहे हैं इंडिया में या हमारे कंट्री में, उनको ये जानने का अधिकार है प्रेसिडेंट को कि उनके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो उनको ये सारी बातों को बताएं। ठीक है, और क्या है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑफन राइट्स टू द प्राइम मिनिस्टर एंड एक्सप्रेसेस हिज व्यूज़ ऑन मैटर्स ऑफ कन्फ्रंटिंग द कंट्री। ये प्रेसिडेंट अपने व्यूज़ को प्राइम मिनिस्टर को लिखते हैं और बताते हैं कि अगर देश में कहीं कुछ अशांति हो रही है या देश में कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप उनको देखिए और आप उनको समझिए, और अगर कुछ ऐसा है तो एक कलेक्टिव अप्रोच से जो हमारा कंट्री है उसमें एक बैलेंस बना के रखा जाए। ठीक है, ये कुछ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनका इलेक्शन और उनके कुछ फंक्शंस के बारे में बातें। अब देखिए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को अभी हमने देखा था पिछले चैप्टर में कि पार्टी में क्या होता है, गेट सेम प्रोपोर्शन ऑफ सीट एज प्रोपोर्शन टू द वोट्स। जितना वोट उन्हें मिला उसके अकॉर्डिंग उन्हें सीट्स का प्रोपोर्शन में मिल जाता है। ठीक है, तो ये समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल के थ्रू समझना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है कि डिफरेंट कैंडिडेट्स होते हैं। ठीक है, डिफरेंट कैंडिडेट्स होंगे और कुछ पर्टिकुलर सीट होती हैं। और जो इलेक्शन होता है, जो इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है, एमपी और एमएलए जो इलेक्ट करते हैं वो प्रेफरेंस वाइज इलेक्ट करते हैं कि फर्स्ट प्रेफरेंस में मुझे कौन सा कैंडिडेट चाहिए, सेकंड में कौन सा चाहिए, थर्ड या फोर्थ में कौन सा कैंडिडेट चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि नंबर ऑफ वोट्स जितने होने चाहिए वो और नंबर ऑफ सीट्स, उनका कुछ एक कैलकुलेशन होता है। तो वो कैलकुलेशन क्या होता है उसे हम समझते हैं, उसे क्या बोलते हैं, कोटा। और उसमें क्या होता है, टोटल वोट्स, जितने टोटल वोट्स हैं, जितने टोटल वोट्स पढ़ने हैं, डिवाइडेड बाई टोटल सीट्स, जितने सीट्स के लिए कैंडिडेट्स फाइट कर रहे हैं, +1। और फिर इन टोटल को जो भी आ रहा है, जो भी है उसमें हम ऐड कर देंगे +1 को। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझिए, अगर 2500 वोट्स हैं टोटल, ठीक है, और 4 सीट्स हैं, ठीक है, 4 लोग इसके लिए मतलब और भी तो लोग खड़े हो सकते हैं, लेकिन 4 सीट है वहाँ पे, 4 लोग वहाँ पे आ सकते हैं। तो फिर कोटा के अकॉर्डिंग इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जैसे देखिए 2500, इसको इरेज कर देते हैं 1 मिनट। चलिए 2500 डिवाइडेड बाई 5, क्यों, क्योंकि ये कौन सा हुआ हमारा, टोटल सीट्स +1, तो 4 + 1 5 हुआ, और इन टोटल को क्या करेंगे +1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 501। तो 501 सीट्स, 501 जिनको भी आ गए वोट,
उनको कहेंगे कि वो कोटा का जो एक लिमिट सेट किया गया था उनको वो क्लियर कर लिए, तो वो फर्स्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग या सेकंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जिनको भी इतना वोट आएगा वो क्या कहेंगे, वो इलेक्टेड हो जाएंगे। और क्या है फिर ये देखिए, आफ्टर द फर्स्ट प्रेफरेंस वोट आर काउंटेड एनी कैंडिडेट हु एक्सीड द कोटा इज इलेक्टेड। तो कोई भी कैंडिडेट, अगर 4 सीट्स था लेकिन अगर ज़्यादा कैंडिडेट उसमें आए थे, तो जो भी कैंडिडेट है उनको अगर एक्स्ट्रा वोट आ गए हैं उन कोटा से रिलेटेड में उनसे ज़्यादा, तो वो इलेक्ट हो जाएंगे। जैसे देखिए, अब ये हमारा एक एग्जाम्पल है जिसमें क्या है कि हमारे 500 वोट्स हैं, ठीक है। 500 वोट में हमारे सीट हैं 4, तो अब इसका अगर हम कोटा कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 101। तो अब हम देखेंगे कि 101 वोट हमारे किस कैंडिडेट को मिला हुआ है। तो यहाँ पे हमारे जो कैंडिडेट हैं उनको बस एक कैंडिडेट हैं जिनको पूरा 101 से एक्सीड किया हुआ है। कौन है ये? कैंडिडेट ए। और यहाँ पे इनको प्रेफरेंस वाइज वोट दी गई है इनडायरेक्टली, तो डिफरेंट प्रेफरेंसेस उनको मिला हुआ भी है, ठीक है। तो ये जो 110 वोट हैं, तो ये इनका क्या हुआ, कोटा इनका 101 से एक्सीड कर गया। तो ये जो 4 सीट्स थी उनमें से एक सीट इनको मिल गई, ठीक है। अब 2, 3 और 4 अलग सीट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर चेक किया जाएगा कि इनको जो एक्स्ट्रा वोट हुए हैं, जैसे इनको इसके बाद 9 वोट हुए, वो फिर प्रोपोर्शनली जितना वोट बाकी लोगों को मिला उनमें वो वापस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद अमंग्स देम चेक किया जाएगा कि किनको फिर सेकेंड प्रेफरेंस में किनको सबसे ज़्यादा वोट है। जिनकी वोट फिर आज ज़्यादा हो जाएगी 101, ये जो हमारा कोटा था उसके अकॉर्डिंग, तो फिर वो हमारे हो जाएंगे सेकंड सीट पे, वो आ जाएंगे। जो भी BCDEF जो भी है इसमें कैंडिडेट, वो हमारे सेकंड सीट पे आ जाएंगे। और फर्स्ट सीट पे कैंडिडेट ए तो है ही। और ये तब तक कंटिन्यू करते चला जाएगा जब तक कि हमारा चारों जो सीट है वो फुलफिल नहीं हो जाता है, ठीक है। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन या फिर हमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट में समझने में, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अब देखते हैं कि डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट क्या होता है। डिस्क्रिशनरी मतलब जो इन्हीं को बस दिया हुआ है, बस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही उनको एक्सरसाइज करते हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सेट बैक द एडवाइस बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड आस्क द काउंसिल टू रिकंसिडर द डिसीजन। अगर कोई एडवाइस है जो प्रेसिडेंट को दिया गया है, क्योंकि ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनकी भी तो जवाबदेही है कि वो जब उनको नॉमिनल हेड अगर उनको इलेक्ट किया गया तो उनकी भी तो कुछ अकाउंटेबिलिटी बनती है कि वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा फुलफिल करें। तो उसके थ्रू अगर उन्हें कुछ ऐसा लगता है कि मैं प्रेसिडेंट की एडवाइस इसमें लूँ, तो अगर उन्हें प्रेसिडेंट को कुछ एडवाइस दिया तो प्रेसिडेंट ये कर सकते हैं कि उस एडवाइस को वो वापस कंसिडर कर दें, रिकंसिडर कर दें, किनको? जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनको। फिर क्या है, प्रेसिडेंट को वीटो पावर भी है। इन किसके केस में है? वो बिल्स के एक्सेंट में, क्योंकि जो भी हमारा बिल है वो क्या होता है, पहले बोथ हाउसेज में पास होता है, उसके बाद फिर फाइनल एक्सेंट के लिए जाता है प्रेसिडेंट के पास। तो प्रेसिडेंट अगर चाहें तो उस बिल को वो रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं। और रिफ्यूज़ टू गिव असेंट टू बिल्स, वो अगर चाहें तो उसको रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं या फिर उन पर वीटो लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये वीटो पावर का हमारा एक एग्जांपल बहुत अच्छा सा ये आता है। जब 1986 में हमारे पार्लियामेंट में इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल आया था, तो उस टाइम पे हमारे प्रेसिडेंट थे ज्ञानी जैल सिंह। उन्होंने इस बिल को लेकर कोई डिसीज़न नहीं दिया, और जब तक उनकी टर्म थी तब तक उन्होंने उस बिल को अपने ही पास रखा। और जब नेक्स्ट प्रेसिडेंट आए वेंकट रमन, तब उन्होंने उस बिल को वापस भेजा पार्लियामेंट में रिकंसिडरेशन के लिए, लेकिन तब तक पार्लियामेंट में गवर्नमेंट चेंज हो चुकी थी। तो फिर उस गवर्नमेंट ने भी, जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट थी, उन्होंने फिर उसे कंसिडर नहीं किया, और वो जो बिल है वो एज इट इज़ रखा हुआ है। तो ये गवर्नमेंट का, ये जो प्रेसिडेंट का है, इसका एक हम कह सकते हैं कि वो पॉकेट वीटो है, जिसके थ्रू अगर वो चाहे तो किसी वो बिल को लॉ बनने से वो स्टॉप कर सकता है। तो इसके थ्रू ये जो हमारा लॉ था ना, इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल, ये कभी लॉ बना ही नहीं। ये था हमारा पॉकेट वीटो का एग्जाम्पल, जो हमारे प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह ने उस टाइम यूज़ किया था 1986 में। अब प्रेसिडेंट करते क्या है, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। इसके अलावा प्रेसिडेंट क्या है, वो फॉर्मल पावर होल्डर हैं और सेरेमोनियल हेड ऑफ द नेशन भी हैं। जो सारे नेशन के काम हैं वो किन के थ्रू होंगे, वो हमारे प्रेसिडेंट के थ्रू होंगे, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और एग्जीक्यूटिव भी हैं, ठीक है। अब देखिए, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है हमारे, वो भी 5 ईयर के लिए इलेक्ट होते हैं, और उनका इलेक्शन का मेथड कैसा होता है, सेम जैसा हमारा प्रेसिडेंट का होता है। कौन सा? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विथ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। लेकिन उसमें डिफरेंस बस ये हो जाता है कि मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर आर नॉट द पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज,
और जबकि उसमें क्या थे, जो हमारे एमपी और एमएलए उसमें थे, किसमें, हमारे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। ठीक है, अब देखिए, वाइस प्रेसिडेंट में बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय अ रिजोल्यूशन ऑफ द राज्यसभा पास्ड बाय द मेजॉरिटी एंड एग्रीड टू बाय द लोकसभा। तो वाइस प्रेसिडेंट को भी रिमूव किया जा सकता है इनके ऑफिस से अगर राज्यसभा में उन मेजॉरिटी पास हो गई उनके अगेंस्ट और लोकसभा में भी लोग एग्री हैं तो। ठीक है, अब वाइस प्रेसिडेंट क्या होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हो जाते हैं राज्यसभा के। वो ऑटोमेटिकली जो भी हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं वो राज्यसभा के चेयरमैन हो जाते हैं, तो उन्हें हम ये भी बोलते हैं कि वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है। फिर क्या है वाइस प्रेसिडेंट, ये टेक्स ओवर द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट व्हेन देयर इज अ वैकेंसी बाय द रीजन ऑफ डेथ, रेजिग्नेशन, रिमूवल या फिर इम्पीचमेंट। अगर कोई भी इन कंडीशन से अगर प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है तो उस कंडीशन में जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो ऑफिस को टेक कर सकते हैं। प्रेसिडेंट के बाद जो हमारे नेक्स्ट हेड हो जाते हैं वो हो जाते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट। अब जो वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज द प्रेसिडेंट ओनली अनटिल अ न्यू प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, और वो तभी तक ऐसा एक्ट करते हैं जब तक कि न्यू प्रेसिडेंट का इलेक्शन ना हो जाए। अगर उनका इलेक्शन हो जाएगा तो फिर वो अपने जगह पे वापस चले जाएंगे एज अ वाइस प्रेसिडेंट। अब देखिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी हमारे जो हमारा सिस्टम है गवर्नमेंट का उसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हमारे हेड हैं। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द एग्जीक्यूटिव में प्राइम मिनिस्टर हैज़ द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द लोकसभा। लोकसभा में जो भी पार्टी की मेजॉरिटी ऑफ सीट होती है वो क्या हो जाते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। दस सपोर्ट बाय द मेजॉरिटी ऑल्सो मेक्स द प्राइम मिनिस्टर वेरी पावरफुल। अब जब उनकी मेजॉरिटी है उसमें तो जाहिर सी बात है कोई अगर लॉ या बिल अगर कुछ आता है तो वो ऑटोमेटिकली फेवर में चला जाएगा, लोकसभा में पास होने में उसे दिक्कत नहीं होगी। तो इससे क्या हो जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर का जो पलड़ा होता है, जो हम कह सकते हैं उनकी जो फेवर होती है वो और भारी हो जाती है। अब प्राइम मिनिस्टर देन डिसाइड्स हु विल बी द मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन होंगे मिनिस्टर, ये प्राइम मिनिस्टर और हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो मिलके फिर उनको डिसाइड करते हैं। प्राइम मिनिस्टर एलोकेट करते हैं रैंक और द मिनिस्टर उनके सीनियरिटी पे, पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस पे और उनके जो भी पोजीशंस हैं उनके अकॉर्डिंग रैंक, जैसे कैबिनेट का रैंक हुआ, मिनिस्टर का रैंक हुआ, स्टेट और डिप्यूटी मिनिस्टर का वो रैंक होल्ड करते हैं उनके पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस को देखते हुए, सीनियरिटी को देखते हुए ये सारे पोजीशंस को वो एलोकेट करते हैं। कौन, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और ऐसा ही सेम कहाँ होता है हमारे चीफ मिनिस्टर, जो कि स्टेट के मिनिस्ट्रीज़ को या फिर उन स्टेट के मिनिस्ट्रीज़ को, बाकी गवर्नमेंट को वो एलोकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। ठीक है, यहाँ तक हम समझ लिए। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके कुछ फंक्शन हैं और ये तीनों प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ये तीनों साथ में वर्क करते हैं। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो ये जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो एक्सरसाइज पावर करते हैं किसके, एडवाइस, जो एडवाइस मिलता है उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, उनके एडवाइस के अकॉर्डिंग ये अपनी सारी पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं। हालांकि पहले ये कहा गया कि बताया गया, पहले हमने पढ़ा है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो चाहे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस को वो रिटर्न भी कर सकते हैं। फिर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो हेडेड बाई किनके द्वारा हेडेड किए जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। ठीक है, तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है जो एज अ हम कह सकते हैं कि वो एज अ मिडल में हमारे एग्जिस्ट करते हैं, जो कि हेडेड किए जाते हैं बाय द प्राइम मिनिस्टर, और इनके जो एडवाइसेस हैं, जो इनके कुछ सजेशंस हैं वो एक्सरसाइज इनके पावर के फॉर्म में, प्रेसिडेंट के पावर के फॉर्म में वो एक्सरसाइज किए जाते हैं। अब देखिए हमारा है नेक्स्ट, हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है परमानेंट एग्जीक्यूटिव, जिसे हम ब्यूरोक्रेसी भी कहते हैं। तो द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूड्स प्राइम मिनिस्टर, द मिनिस्टर एंड द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो कॉल्ड एज द ब्यूरोक्रेसी। और हम इसे क्या कहते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है हम उसे क्या कहते हैं, ये हमारा ब्यूरोक्रेसी हो गया। इसमें प्रेसिडेंट के साथ साथ, मिनिस्टर के साथ साथ और ये जो हमारा एक्सटेंड हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, उसे हम क्या कहते हैं, हमारा ब्यूरोक्रेसी। और इसमें हमारा कौन सा आता है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव, जिसे हम सिविल सर्वेंट्स भी कहते हैं। तो इसमें कौन कौन से ऑफिसर्स होते हैं, ट्रेन्ड एंड स्किल्ड ऑफिसर्स हु वर्क एज द परमानेंट एम्प्लॉय। वो परमानेंट एम्प्लॉय की तरह वर्क करते हैं किसके, गवर्नमेंट के। और उनको असाइन कैसा टास्क किया जाता है, मिनिस्टर्स के साथ में, ताकि जो पॉलिसीज़ और उनका जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज़ हो वो एक बेटर ढंग से हो पाए। ठीक है, ये हमारे कुछ परमानेंट एग्जीक्यूटिव के कुछ फीचर्स हैं। अब देखिए जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है इसमें लेजिस्लेचर क्या करता है, एक्सरसाइज करता है, कंट्रोल करता है किसको, पावर्स को, एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू। और एडमिनिस्ट्रेशन को कौन प्रिजाइड करता है, हमारे
ये हमारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव, ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स। और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स कैन एक्ट एज अ वायलेशन ऑफ द पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय द लेजिस्लेचर, ठीक है। अब ब्यूरोक्रेसी इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू बी अ पॉलिटिकल न्यूट्रल, उनको एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सारे पॉलिटिकल पार्टीज में बिना बायस होके वो सोचें और जिस रोल और जिस फंक्शन के लिए उन्हें एलोकेट किया गया है वो उनके लिए काम करे। तो उनको ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो पॉलिटिकली न्यूट्रल हो और वो पॉलिटिकली अकाउंटेबल भी हो, मतलब उनकी जवाबदेही अगर उन्होंने कुछ गलत किया है या वो अपने जो उनका एक ज्यूरिसडिक्शन का जो उनका एक एरिया है उसके अगर वो ज़्यादा एक्सीड कर रहे हैं तो उन पर उनकी अकाउंटेबिलिटी भी तय की जाएगी, उनकी जवाबदेही तय की जाएगी। तो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, स्टेट सर्विसेज हैं जो और एम्प्लॉय हैं लोकल गवर्नमेंट के जो कि इसके अंदर आते हैं, जैसे कि हमारे मैनेजरियल स्टाफ्स एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स PSU के थ्रू भी इसके अंदर आते हैं, ठीक है। अब जो है इनका जो इफ़िशियंसी या जो इनकी मेरिट है उनको ये नॉर्म्स होते हैं रिक्रूटमेंट के कि इनको मेरिट के बेसिस पे और इनके इफ़िशियंसी के बेसिस पे इनको रिक्रूट किया जाए। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है कि जो सारे सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिले कि वो पार्ट बने किनके, पब्लिक ब्यूरोक्रेसी के। सारे जो हैं प्रिविलेज्ड सेक्शन ही नहीं, वीकर सेक्शन के लोग भी उनमें इंक्लूड हों, ताकि जो हमारा एक जस्ट सोसाइटी का जो एक फॉर्मेशन है वो फुलफिल हो पाए। अब क्या है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी टू फेथफुली एंड इफिशियंटली पार्टिसिपेट, फेथफुल पूरे निष्ठा के साथ और अपने जो उनका जिनके लिए उन्हें रिक्रूट किया गया है, अपॉइंट किया गया है, उनके लिए वो पूरी काम अपने पूरे लगन से करें ताकि जो पॉलिसी हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन हो पाए अच्छे से और जो उनका वर्क है उसमें वो पूरे 100% इफ़िशियंसी के साथ वो काम कर सकें। अब ब्यूरोक्रेट्स के लिए राइट टू इन्फॉर्मेशन एक है उनके लिए रिस्पॉन्सिव और अकाउंटेबिलिटी बनाने का एक उनके लिए एक हम कह सकते हैं टूल है। जैसे कि अभी हमारा लोकपाल और लोकायुक्त भी है, तो हमारे जो फर्स्ट हैं पिनाकी चंद्र घोष जी वो भी हैं हमारे लोकपाल। तो ये कुछ था कि हमारे जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। अब देखिए एग्जीक्यूटिव, अब हम चैप्टर को ख़त्म करने के टाइम पे आए तो एक हम देख लेते हैं, क्विक रिकैप कर लेते हैं कि एग्जीक्यूटिव क्या है। तो मॉडर्न एग्जीक्यूटिव इज़ अ वेरी पावरफुल इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट। हाँ, क्योंकि हमारे जो डिफरेंट बाकी जो गवर्नमेंट है कौन है, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, उसमें इनका फंक्शन क्या है, लॉ को इम्प्लीमेंट कराना। तो ये बहुत पावरफुल इंस्टीट्यूशन हो जाते हैं। एग्जीक्यूटिव इंजॉय करता है ग्रेटर पावर को एज कम्पेयर टू अदर फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट। और जब हम तीनों फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट को डिस्कस कर लेंगे तो फिर हम समझेंगे कि एग्जीक्यूटिव हमारा इतना पावरफुल क्यों है। द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थाउट एग्जीक्यूटिव मस्ट बी पुट फर्मली अंडर द रेगुलर सुपरविजन एंड कंट्रोल। मतलब अगर इनके पास न्यूमरस ऑफ पावर है तो ऐसा ना हो जाए कि ये अपने पावर को मिसयूज़ करें। तो एक हमारा पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव फॉर्म किया गया ताकि एक चेक एंड बैलेंस का सिस्टम जो है वो मेंटेन रहे, ठीक है। पीरियोडिक इलेक्शन होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स होती हैं ताकि जो पावर है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के वो चेक होते रहें और अगर उसमें कुछ लूप होल्स या कुछ फ्लॉज हैं तो उनको भी चेक किया जाए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी अकाउंटेबिलिटी वगैरह को तय किया जाए। तो टाइम हो गया चैप्टर को फिनिश करने का। तो थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। आप हमें सपोर्ट कीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम ऑनलाइन स्ट्रीम करें। और वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी। आपका दिन अच्छा हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।